Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. Today we will start Unit 1 Birth of the Weimar Republic. पिछले क्लास में हमने अपनी बात यह कहकर ख़त्म की थी कि एलाइज हारे हुए जर्मनी पर उतनी हार्श सज़ा थोपना नहीं चाहते थे जितना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन पर थोपा गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में क्या हुआ था, उन पर क्या थोपा गया था, तो आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जर्मनी 20th सेंचुरी के शुरुआत में एक पावरफुल एम्पायर था। वहाँ का सम्राट विल्हेम द सेकंड था। जर्मनी ऑस्ट्रियन एम्पायर और टर्की के साथ मिलकर एलाइज के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था। इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था। शुरुआत में जर्मनी को काफ़ी सफलता मिली। उसने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा किया, पर 1917 में अमेरिका के शामिल हो जाने के बाद युद्ध का पासा पलट गया और फाइनली एलाइज ने नवंबर 1918 में जर्मनी और सेंट्रल पावर्स को हराने में सफलता पाई। जर्मन एम्परर विल्हेम द सेकंड को गद्दी छोड़नी पड़ी और वह भागकर हॉलैंड चला गया। यहाँ से जर्मनी में एक नए पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत होती है। देश तो चलाना है, कोई तो पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। राजा तो भाग गया, तो अब वहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाती है। अगले महीने दिसंबर में नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन होता है, जिसे जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखना है। तो यही नेशनल असेंबली वाइमर नामक शहर में फरवरी 1919 में बैठक करती है और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करती है। तो सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड जर्मन स्टेट ए रिपब्लिक विथ ए फेडरल स्ट्रक्चर। इट प्रोवाइडेड फॉर ए प्रेसिडेंट, अ चांसलर एंड द राइक्सटैग। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट होता है। जर्मन पार्लियामेंट को राइक्सटैग कहा जाता था। इट हैड प्रोविजंस फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल कॉल्ड डेपुटीज टू बी इलेक्टेड टू द राइक्सटैग ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इस तरह से जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक की स्थापना होती है। हमारे लेसन का क्या नाम है? बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। तो इस तरह से जर्मनी मोनार्की से डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। यह तो खुशी की बात थी, पर वहाँ के लोग इस रिपब्लिक से खुश नहीं थे। इसकी वजह क्या थी? वजह थी पीस ट्रीटी एट वर्साइले। इस पीस ट्रीटी को साइन करने का स्थान चुना गया पैलेस ऑफ वर्साइले का हॉल ऑफ मिरर्स, जहाँ 50 साल पहले प्रशा के राजा को संपूर्ण जर्मनी का एम्परर घोषित किया गया था। जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव्स इस पीस ट्रीटी के वॉर गिल्ट क्लॉज से सहमत नहीं थे, जिसके अनुसार उन्हें इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। परंतु एलाइज इसके लिए तैयार नहीं हुए और जर्मनी से कहा कि वो इस ट्रीटी पर साइन करे या युद्ध के लिए तैयार रहें। इस तरह जर्मनी को विवश होकर पीस ट्रीटी पर साइन करना पड़ा। इसमें और भी कुछ ऐसी शर्तें थी जो जर्मनी के लोगों को हार्श और ह्यूमिलिएटिंग लगी, मतलब कड़े और अपमानजनक। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज टेरिटरीज। एलाइज ने उसके सारे उपनिवेश छीनकर आपस में बांट लिए। जर्मनी लॉस्ट 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज। लेट अस सी फिगर 2। यू कैन सी जर्मनी हियर। तो यहाँ आप जर्मनी के लॉस्ट टेरिटरी देखिए, लैंड टेकन फ्रॉम जर्मनी। उसके बाद लैंड अंडर लीग ऑफ नेशन कंट्रोल। दिस वाज टू सर्व एज ए बफर इन केस ऑफ ए फ्यूचर जर्मन इन्वेजन ऑफ फ्रांस। आप यहाँ डीमिलिटराइज्ड जोन देख सकते हैं। सिर्फ फ्रांस की सुरक्षा की दृष्टि से जर्मनी के राइनलैंड के क्षेत्र को स्थायी रूप से डीमिलिटराइज कर दिया गया, ताकि जर्मनी वहाँ किसी भी प्रकार के किलेबंदी न कर सके। उसके बाद जर्मनी लॉस्ट 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया।
मतलब जमीन का हिस्सा लिया तो लिया, रिसोर्स भी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, युद्ध के कारण हुई क्षति के एवज में जर्मनी पर 6 बिलियन पाउंड्स का हर्जाना भी लगा दिया। जर्मनी से एलाइज और खासकर बगल में फ्रांस डरने लगे थे, इसीलिए जर्मनी को डिसआर्म कर पंगु बना दिया गया। जर्मन सेना की अधिकतम संख्या 1 लाख कर दी गई। She was forbidden to have air force. Several restrictions were imposed on her navy. तो यही थी वो पीस ट्रीटी जो बहुत सारे जर्मन्स को चुभती थी और उन्हें लगता था कि उनका अपमान हुआ। चूंकि जर्मनी ने स्वेच्छा से इस ट्रीटी को स्वीकार नहीं किया बल्कि उसे साइन करने को मजबूर किया गया था, इसीलिए इस ट्रीटी को डिक्टेटेड पीस भी कहा जाता है। इस ट्रीटी के खिलाफ जर्मनी में प्रबल पब्लिक ओपिनियन बना। इस अपमान के लिए वे वाइमर रिपब्लिक को जिम्मेवार ठहराते थे। पर यह वाइमर रिपब्लिक का दुर्भाग्य ही था कि परिस्थिति ऐसी बनी कि उसे जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस ट्रीटी को साइन करना पड़ा। तो वाइमर रिपब्लिक ने खुद को जर्मनी का नया रिप्रेजेंटेटिव तो बनाया, पर उसे अपने ही लोगों का सपोर्ट नहीं मिल सका। अब हम देखते हैं द इफेक्ट्स ऑफ वॉर। सबसे पहले जर्मनी को ही देखें तो वॉर में हार जाने के कारण तो वो पहले से ही गिल्टी फील कर रहा था, मतलब साइकोलॉजिकली तो पहले से ही ह्यूमिलिएशन फेस कर रहा था। अब फाइनेंशियली भी उसे चोट लगी। 6 बिलियन पाउंड्स का बोझ उसके सर पर आ गया था, जिसे चुकाना उसे भारी पड़ रहा था। फिर जिन जिन लोगों का सपोर्ट वाइमर रिपब्लिक को था, जैसे सोशलिस्ट्स, कैथलिक्स, डेमोक्रेट्स, उन्हें तरह तरह से निशाना बनाया जाने लगा। लोग उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। चूंकि नवंबर में ही जर्मनी ने आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम साइन किए थे, उन्हें लगता था यह सब उन्हीं लोगों की वजह से हुआ था। इन्हीं की वजह से वाइमर रिपब्लिक भी बना, इसीलिए उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था। इन देशों की इकोनॉमी काफी मजबूत थी, पर इस युद्ध ने इनकी इकोनॉमी को भी झकझोर दिया। फ्रॉम ए कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेटर्स। कर्ज देने वाला यूरोप युद्ध के बाद कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। ब्रिटेन को ही देखें तो युद्ध से पहले दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, पर युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ गया और युद्ध खत्म होने तक भारी कर्जों में दब चुका था। इस युद्ध का असर यूरोपियन सोसाइटी पर भी पड़ा। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड ओवर द सिविलियंस। सैनिकों की इज्जत बढ़ गई। इन्हें आम जनता या नागरिकों से ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। पॉलिटिशियंस इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को एग्रेसिव, स्ट्रांग और मैस्कुलिन होना चाहिए। ट्रेंच लाइफ को मीडिया भी बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी, उसे ग्लोरीफाई करने लगी, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। ट्रेंच में सोल्जर्स की लाइफ बहुत मिजरेबल हुआ करती थी। वहां वे दुश्मनों की गोलाबारी का सामना करते थे। वहां वे अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। वहां वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। ये सब बेसिकली यूथ को लुभाने के लिए किया जाता था, ताकि वे आर्मी की तरफ अट्रैक्ट हों और आर्मी ज्वाइन करें। इस तरह से समाज में एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा, नेशनल ऑनर आदि अन्य चीजों को मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हाल में आए डिक्टेटर्स को पब्लिक सपोर्ट मिलने लगा। तो आज की पढ़ाई यहीं तक। I hope you have understood the story up to here. Here are few questions from this part of lesson. You can now prepare answers for these questions. 1. How was Weimar Republic born in Germany? 2. Do you agree with the view that peace treaty at Versailles with the Allies was harsh and humiliating with the Germans? Give reasons. Who were called November criminals? The First World War left a deep imprint on European society and polity. Explain by giving examples. In the next class, we will read political radicalism and other economic problems faced by Weimar Republic.
Till then, have a nice time. Thank you.